बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सैयद शुजात शाहिद। सबसे पहली बात, डियर स्टूडेंट्स, आपको हम स्कॉलर कॉलेज में वेलकम करते हैं और आपको इस बात का यकीन दिलाते हैं कि आपने स्कॉलर कॉलेज में जो एडमिशन लिया है, आपका ये फ़ैसला इंशाल्लाह बहुत अच्छा साबित होगा। और क्योंकि ये वो वाहिद कॉलेज है जो पूरी टेक्सला वाक़ एंड हसन अब्दाल की पूरी लोकेलिटी में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है 5-6 साल से, तो इंशाल्लाह ताला आपको वो चीज़ यहाँ पर कॉलेज में मिलेगी और तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कुछ लेक्चर होने के बाद। थोड़ा सा बेटा अपना मैं इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा टोटल 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने 10 साल हाईटेक बॉयज़ कॉलेज में सर्व किया है एज अ लेक्चरर और तकरीबन 2 सवा 2 साल से मैं इस कॉलेज में सर्व कर रहा हूँ एज अ सेकंड HOD ऑफ द फिज़िक्स। सो कोशिश करेंगे बेटा कि अपना जो 12-13 साल का एक्सपीरियंस है उसको इस्तेमाल करके जितना चीज़ों को आसान तरीके से स्टूडेंट के सामने जो रख सकते हैं उसका तरीका आपको करके बताएंगे। सो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने स्टार्ट लेना है 3rd चैप्टर से, जिसका टाइटल नेम मैंने मेंशन कर दिया है व्हाइट बोर्ड के ऊपर, जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। स्टूडेंट्स, एक चीज अपने जहन में रखें, जब कभी भी किसी भी चैप्टर का टाइटल नेम देखा जाए तो टाइटल नेम को इतने गौर से देखा जाए, समझा जाए कि उसका मीनिंग आपके माइंड में ऑटोमेटिक क्लियर हो। अब मोशन और फोर्स को जरा इन्वेस्टिगेट किया जाए तो हमारे सामने ये बात खुल के सामने आती है कि दुनिया में अगर कोई भी बॉडी है या कोई भी सिस्टम है, किसी भी बॉडी या किसी भी सिस्टम के अंदर अगर आप मोशन पैदा करवाना चाहते हैं तो मोशन को पैदा करवाने के लिए आपको लाजमी तौर पे फोर्स को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। विदाउट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फोर्स आप इस काबिल नहीं होते कि आप किसी भी बॉडी या किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर मोशन को जनरेट करवा सकें। तो चैप्टर के टाइटल नेम के मुताबिक आप फोर्स लगाएंगे तो आप किसी भी बॉडी या किसी भी सिस्टम के अंदर मोशन को जनरेट करवाने में कामयाब हो जाएंगे। आज हम अपने 3.1 आर्टिकल की तरफ जाते हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट वो आसान तरीन आर्टिकल है जो आप मैट्रिक पार्ट 1 में पढ़ के आए हैं, लेकिन डेफिनेटली इस डिस्प्लेसमेंट को FSC लेवल में डिस्कस किया जा रहा है तो कोई ना कोई नई इसमें एडिशन होगी। तो आज मैं आपको बिल्कुल जीरो से बताना चाहूंगा कि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या चीज है, इसकी कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, और FSC लेवल में नई बात आपको यह सिखाएंगे कि आपने डिस्प्लेसमेंट को वेक्टोरियली अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करना है। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हेड टू टेल रूल इंप्लीमेंट करवाना है तो कैसे करवाना है। ये सारी बातें आज के लेक्चर में डेमोन्स्ट्रेट करने की हम करेंगे कोशिश। स्टूडेंट्स, बोर्ड पे जरा देखिएगा, एक बड़ी कॉमन सी बात, आप टॉप वाली फिगर को देखें, ये तो वही वाली बात है जो आप लोगों ने मैट्रिक लेवल में पढ़ी। गौर से देखें, सपोज ये ब्लू लाइन में मेरे सामने कर्वेचर आपके सामने दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं ए से लेकर बी तक आपकी बॉडी अगर कर्वेचर में मूव करती हुई आए, दैट विल बी नोन एज डिस्टेंस। लेकिन अगर वही बॉडी ए से बी अगर डायरेक्ट आ जाए, जो मैंने ब्लैक लाइन से शो किया, तो मेरा ख्याल है 2 पॉइंट्स के दरमियान जो स्ट्रेट डिस्टेंस होता है वो बाकी तमाम के तमाम डिस्टेंसेस से लेस होता है। तो पता लगा अगर ए से बी डायरेक्ट आया जाए तो ए से बी डायरेक्ट आने में आपका जो भी शॉर्टेस्ट या मिनिमम डिस्टेंस बनेगा, इस शॉर्टेस्ट या मिनिमम डिस्टेंस का मैंने नाम तब्दील करके क्या रख दिया, डिस्प्लेसमेंट। फिगर में स्टूडेंट्स गौर से देखें, मैंने डिस्प्लेसमेंट को डी वेक्टर से डेजिग्नेट किया और डिस्टेंस को मैं सिंपल डी से डेजिग्नेट कर रहा हूं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ड्यू टू मिसकंसेप्शंस हम लोग समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही बात है, हालांकि ऐसा नहीं है। वो क्यों? बिकॉज आज हम आपको बताना चाहते हैं दोनों में स्केलर और वेक्टर का जो फर्क है, दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। वो कैसे? याद रखें, अगर डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको पता है किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करनी होती है। एंड कीप इन माइंड, किसी भी वेक्टर की जब भी मैग्नीट्यूड निकाली जाए तो आंसर हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर या स्केलर के इक्वल होता है। तो आज FSC लेवल में आज डिस्टेंस को डिफाइन करने का एक न्यू वे देखते हैं। वो नया तरीका क्या है कि डिस्टेंस असल में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की क्या है, मैग्नीट्यूड। और याद रखें, वेक्टर की मैग्नीट्यूड को वेक्टर की लेंथ भी बोला जाता है, एंड लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां से कॉन्सेप्ट ये बनाया जाएगा, अभी मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस भी करवाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और इसी वेक्टर क्वांटिटी की जब मैग्नीट्यूड निकाली जाए तो आंसर डिस्टेंस के बराबर आता है। तो नॉर्मली ये वर्ड बोल दिया जाता है,
अगर डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन अटैच कर ली जाए तो हम डिस्प्लेसमेंट की तरफ मूव कर जाया करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नीचे वाली फिगर पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। इस फिगर के थ्रू हम आपको बताएंगे कि आपने हेड टू टेल रूल को कैसे इंप्लीमेंट करवाना है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो जरा स्टूडेंट गौर से देखें, सपोज आई हैव अ कर्वेचर, इस कर्वेचर पे मैंने 2 पॉइंट्स लिए ए और बी, और इस पूरे कर्वेचर को मैंने एक्स और वाई के दरमियान प्लॉट किया। एक्स और वाई एक्सिस को कलेक्टिवली बेटा कहते हैं 2D या 2 डायमेंशन। 2D कहना, 2 डायमेंशन कहना या प्लेन कहने की बात है। स्टूडेंट्स एक नई बात आपके लिए, आपने मैट्रिक में नहीं पढ़ी होगी, मैं थोड़ा सा मैं डिटेल से आपको बताता हूं। पॉइंट ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट, जिसको हमने बी से डेजिग्नेट किया है। आज हम एक टर्म पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर। आई डोंट नो आपने मैट्रिक में पढ़ी कि नहीं पढ़ी, लेकिन इसको पोजीशन वेक्टर है। पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर को R1 डेजिग्नेट करेंगे और पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर का मैंने नाम रखा R2। अब मैं आपको सबसे पहले शॉर्ट में यह बता दूं कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है। पोजीशन वेक्टर एक ऐसे वेक्टर का नाम है जो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। बात थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, इसको मजीद प्रिसाइज और इजी करते हैं। इस फिगर के मुताबिक पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर का मैंने नाम रखा है R1। तो रूल के मुताबिक ये जो आपका ओरिजिन है ना, इसको इनिशियल पॉइंट के तौर पे डिक्लेयर किया जा रहा है। अगर ये इनिशियल पॉइंट है तो डेफिनेटली ये बनेगा फाइनल पॉइंट। और फिजिक्स और मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक पोजीशन वेक्टर की हेड हमेशा फाइनल पॉइंट और टेल हमेशा टुवर्ड्स इनिशियल के साथ अटैच होती है। तो R1 पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर और R2 फाइनल पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है। और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट या मिनिमम डिस्टेंस है उसको मैंने डिस्प्लेसमेंट डी से जाहिर किया है, जो रेड कलर में आपके सामने डेजिग्नेटेड है। स्टूडेंट्स हम ये सारा काम क्यों करना चाह रहे हैं? हम आपको एक्चुअल में ये बताना चाहते हैं कि आप डिस्प्लेसमेंट को लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कैसे लेकर आना चाहते हैं। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब है हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग। तो जरा बेटा गौर से देखें, बल्कि स्टूडेंट्स एक बात और मेंशन करता चलूं आपके सामने, अगर किसी बच्चे को नहीं पता उनके लिए। आपको पता है फिजिक्स में आप मैट्रिक पार्ट 1 में पढ़ के आए, हेड टू टेल रूल की एक बेसिक थीम है, रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसे सिंगल वेक्टर का नाम है जो बाकी तमाम के तमाम वेक्टर के साइक्लिक ऑर्डर को डैमेज करता है। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब। जरा देखें कैसे, फिगर पे कंसंट्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स गौर से देखें, R1 और D वेक्टर का एरो, ये दोनों एक खास तरतीब के अंदर आ रहे हैं। इन दोनों वेक्टर का साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है। ये वेक्टर, इसका एरो अगर ऐसे है तो इसका एरो भी ऐसे है। अब लॉजिकली होना यह चाहिए कि इसका एरो ऐसे, इसका ऐसे, तो लॉजिकली R2 का एरो भी ऐसे होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं फिगर में, मैंने R2 का एरो बनाया इधर। अब इसमें लॉजिक है, तो रूल के मुताबिक जो आप मैट्रिक में पढ़ के आए हैं, मुझे R2 को रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? रूल के मुताबिक क्या R2 वेक्टर का जो एरो है या जो डायरेक्शन है, क्या वो इन दोनों वेक्टर के साइक्लिक ऑर्डर के ऑपोजिट है कि नहीं? तो फिजिक्स के रूल के मुताबिक हर ऐसा सिंगल वेक्टर, जो जितने भी वेक्टर हैं, इस फिगर में तो खैर 2 है ना, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो रूल के मुताबिक कोई भी ऐसा सिंगल वेक्टर जिसका एरो या जिसकी डायरेक्शन अगर बाकी तमाम के तमाम वेक्टर के साइक्लिक ऑर्डर को डैमेज कर दे या साइक्लिक ऑर्डर की ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ऐसे कहे जाने वाले सिंगल वेक्टर का मैंने नाम तब्दील करके क्या रख दिया? रिजल्टेंट। तो मुझे कहना पड़ेगा R2, R1 और D वेक्टर का क्या है? रिजल्टेंट। अगर ये वेक्टर रिजल्टेंट है तो डेफिनेटली ये दोनों वेक्टर इसके बने कंपोनेंट्स, और फिर इसके रूल के मुताबिक रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा अपने कंपोनेंट के सम के तौर पे लिखा जाता है। तो सम के तौर पे लिखे जाने का मतलब है, ये मैंने नीचे लिख दिया है, R2 जो रिजल्टेंट का रोल प्ले कर रहा है, इसको मैंने कंपोनेंट R1 और D के सम के तौर पे लिख दिया। और अगर मैं R1 को उधर ले जाऊं तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मेरे सामने है R2 माइनस R1। आखिरी बात स्टूडेंट्स, मैंने R2 माइनस R1 लिख तो लिया, लेकिन एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग एक्चुअल में ये निकला कि जब कभी भी कोई भी बॉडी अपनी मोशन स्टार्ट करती है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर और इनिशियल पॉइंट के पोजीशन
वेक्टर का जब भी डिफरेंस ले लिया जाए तो डिफरेंस लेने के बाद जो भी आंसर आता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। और आखिर में बेटा एक चीज और ये आपको बताना मैं लाजमी जरूरी समझता हूं, एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। हमारे बहुत ज्यादा स्टूडेंट ड्यू टू मिसकंसेप्शन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इतना ज्यादा डिफरेंस क्लियर नहीं करते। दो तीन बातें वो आपके सामने लिख दी, वो मैं शेयर करता हूं आपके सामने। सबसे पहली बात, डिस्टेंस का पहला पॉइंट है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अब अगर कोई बंदा मुझसे पूछता है ऐसा क्यों है, तो उसकी लॉजिक मैं यूं दूंगा, बिकॉज डिस्टेंस एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड को फर्दर लेंथ भी बोलते हैं। एंड वी नो फर्दर लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेंथ, हाइट, डिस्टेंस, ये चीजें कभी नेगेटिव नहीं होती। तो मुझे असूली तौर पे कहना पड़ेगा अब एफएससी की लैंग्वेज के मुताबिक, डिस्टेंस चूंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, और हमें फर्दर पता है दुनिया के किसी भी वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड निकाली जाए, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद आंसर कभी नेगेटिव नहीं होता बल्कि पॉजिटिव होता है। लेकिन जरा स्टूडेंट्स गौर से देखें, मैंने डिस्प्लेसमेंट के साथ लिखा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि डिस्प्लेसमेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का क्या मतलब है। नेगेटिव एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट होती नहीं है, ये रेफरेंस वाइज होता है। कैसे? स्टूडेंट्स आप इन दोनों फिगर को गौर से देखें। मैंने दो डिस्प्लेसमेंट आपके सामने बनाई, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये एंटी पैरेलल हैं। आप गौर से देखें, दोनों में से अगर एक डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव डिक्लेयर कर लिया जाए तो उसके रेफरेंस से मुझे बताएं दूसरी डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव बनेगी। यानी फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस वाली डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेता हूं तो इसके रेफरेंस से ये वाली डिस्प्लेसमेंट आपकी बनेगी नेगेटिव, या अगर इसको पॉजिटिव ले लिया जाए तो इसके रेफरेंस से नेगेटिव बनेगी कि नहीं बनेगी। तो ये मीनिंग है कि डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और सबसे आखिरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है। क्यों, कैसे पता लगा? बिकॉज मैंने थोड़ी देर पहले बताया, डिस्टेंस एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट का क्या है, मैग्नीट्यूड। और याद रखें, किसी भी वेक्टर की जब कभी भी मैग्नीट्यूड निकाली जाए, आंसर एक पॉजिटिव रियल नंबर या स्केलर के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है रियल नंबर और स्केलर में कोई डिफरेंस नहीं है मैथमेटिक्स और फिजिक्स के रूल के मुताबिक। तो डिस्टेंस में चूंकि डायरेक्शन एसोसिएट नहीं होती तो डिस्टेंस इज ऑलवेज स्केलर, लेकिन जब डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन अटैच करवा ली जाए तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाया करता है। सो दिस वाज द आर्टिकल। इसमें जो भी आपने क्वेश्चन पूछने हो तो क्यूरी सेशन में आप इंशाल्लाह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम थर्ड चैप्टर के सेकंड आर्टिकल 3.2 आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं, और जिसका नाम है वेलोसिटी। तो आज हम वेलोसिटी और वेलोसिटी की फर्दर जितनी टाइप्स हैं उसको डिटेल वे में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, और ताकि आपको वेलोसिटी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज के लेक्चर में हासिल हो जाए आपको। सो बेटा ज़रा कंसंट्रेट करते हैं बोर्ड की तरफ। बोर्ड के ऊपर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करते हैं आपके सामने। आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड के ऊपर वेलोसिटी को सिंपल वर्ड में डिफाइन करने का वे लिखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, जिसका मैथमेटिकल फार्मूला मैंने दो तरीकों से लिखा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम या डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इनफैक्ट इन दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है। स्टूडेंट्स एक चीज आपके सामने शेयर करनी है, इन दोनों में से किसी भी फार्मूले को देखा जाए मतलब दोनों का तकरीबन सेम है। इस फार्मूले से पता लगा वेलोसिटी जो है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो डिपेंडेंसी होने की वजह से वेलोसिटी को भी वेक्टर क्वांटिटी होना पड़ेगा। इट मींस वेलोसिटी डिपेंड कर रही है ऑन द डायरेक्शन एंड एज वेल एज नेचर एंड बिहेवियर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। याद रखें स्टूडेंट्स, जब तक वेलोसिटी की डिफरेंट टाइप्स को जस्टिफाई ना करवाया जाए हमारा काम कभी आगे नहीं चलता। हम क्लियर हर चीज को जस्टिफाई फिर आगे फर्दर नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले नंबर पे हमारे सामने जो वेलोसिटी आती है उसका नाम है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसको सम टाइम कांस्टेंट वेलोसिटी का भी नाम दिया जाता है। तो आज हम इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब कब किसी भी बॉडी के अंदर पैदा करवाई जाती है, ये हमारा टास्क है। तो वेरी सिंपल, मैं इसकी एग्जांपल आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे थोड़ी सी करता हूं, उसको जरा देखिएगा। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी ए टू बी मूव कर रही है।
फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ए से लेकर बी तक मूव करने की डायरेक्शन नॉर्थ की है। फॉर एग्जाम्पल यू नो जब आपकी बॉडी मूव करेगी तो मूव करने वाली बॉडी के अंदर होती है वेलोसिटी। अब मैंने जानबूझ के जब वेलोसिटी का वर्ड इस्तेमाल किया, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं वेलोसिटी में दोनों बातें कवर्ड हैं। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी शामिल है, डायरेक्शन भी शामिल है। और एक बात और डियर स्टूडेंट अपने जहन में रखें, वेलोसिटी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाली जाए तो आंसर एक पॉजिटिव रियल नंबर या स्केलर के बराबर होता है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना कि डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल होती है। तो आज मुझे ये एलोबरेट करना पड़ेगा, वेलोसिटी वेक्टर की भी जब मैग्नीट्यूड निकाली जाए तो आंसर जो पॉजिटिव रियल नंबर या स्केलर की शक्ल में आता है उसको स्पीड का नाम दिया जाता है। यही वो फर्क है बेटा। ये बात आपने मेरा ख्याल है मैट्रिक में नहीं पढ़ी होगी, लेकिन एफएससी लेवल में ऐसे डिफाइन करवाया जाता है, स्पीड वेलोसिटी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। हर वो क्वांटिटी जो किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड की सेंस में डिस्कस की जाए वो चीज कभी नेगेटिव नहीं होती, तभी बोल दिया जाता है स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, और समटाइम वेलोसिटी आपकी जीरो के तौर पे भी डिस्कस करवाई जाती है। तो पता चला स्टूडेंट्स, आपके सामने जब भी वेलोसिटी का जिक्र किया जाए, वेलोसिटी को डिस्कस किया जाए, वेलोसिटी की डिस्कशन में दोनों बातें ऑटोमेटिकली कवर्ड हैं। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जिसको हम स्पीड भी कहते हैं, और वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के हवाले से। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, हम सपोज करते हैं कि आपकी बॉडी ए से लेकर बी तक नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव करती हुई जा रही है विद सम पर्टिकुलर वेलोसिटी। अब अगर मैं ये देखूं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में अगर आपकी बॉडी अपनी मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन को मुकम्मल तौर पे मेंटेन करके रखे, यानी शॉर्ट में इसका मीनिंग यह है, ए से लेकर बी तक जाने में एक मूविंग बॉडी ना सिर्फ अपनी स्पीड को भी मेंटेन रखे बल्कि डायरेक्शन को भी मेंटेन रखे ए से लेकर बी तक, तो मैं दुनिया वालों को बताऊंगा कि ए से लेकर बी तक जाने में आपकी बॉडी ने यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी से अपनी मोशन को परफॉर्म कर दिया। सो दिस द डिस्कशन फॉर यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 2 को देखें। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है वेरिएबल वेलोसिटी। मेरा ख्याल है अगर हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन क्लियर हो तो वेरिएबल वेलोसिटी को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ज्यादा मसला नहीं रहता। कैसे? एक तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, अगर मूव करने वाली बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट ना रहे तो डेफिनेटली उस सूरत में मूविंग बॉडी की वेलोसिटी क्या रहेगी? वेरिएबल। नाम से पता लग रहा है वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल, ऐसी वेलोसिटी जिसके अंदर आने वाला चेंज पॉसिबल हो। तो आज मैं आपको एक नई एडिशन करके बताता हूं। एफएससी लेवल के मुताबिक हम वेरिएबल वेलोसिटी को डिस्कस तो कर लेते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल वेलोसिटी को जब फर्दर डिस्कस किया जाए तो किस किस तरीके से आप एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी को वेरिएबल वेलोसिटी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? 3 तरीके मैं आपके सामने वर्बली बोलता हूं, जरा सुनिएगा बेटा। नंबर 1, अगर एक मूव करने वाली बॉडी अपनी स्पीड तो मेंटेन रखे, स्पीड का मतलब है वेलोसिटी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। लेट मी रिपीट, दोबारा सुने। पॉइंट नंबर 1 ये है, अगर एक मूविंग बॉडी अपनी स्पीड या वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को तो सेम रखे लेकिन वो अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को पॉइंट टू पॉइंट वेरी करे, उस सूरत में वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी बल्कि वेरिएबल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। स्टूडेंट्स की मैं एग्जांपल आपके सामने कोट करता हूं, जरा गौर से देखिएगा बोर्ड के ऊपर। मैंने आपके सामने बनाया सर्कल, ये मैं आपके सामने फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, जरा फिगर को गौर से देखें, आपको इंशाल्लाह सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ये बात आप मैट्रिक में करके आ चुके हैं, अब वो कौन सी बातें इसको शेयर करते हैं, सुने। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा होगा, वेन एवर अ बॉडी मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, उसकी स्पीड तो कांस्टेंट होती है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होती। फिगर में गौर से देखें, सर्कुलर पाथ में जब आपकी बॉडी मूव कर रही है तो क्या वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन हर पॉइंट के ऊपर अलोंग द टेंजेंट, मुझे बताएं, वेरी कर रही है कि नहीं कर रही? तो इसका मतलब है सर्कुलर पाथ में मोशन वो एग्जांपल है जिसमें मूव करने वाली बॉडी की स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं, बिकॉज डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट पॉइंट टू पॉइंट अपने आप को वेरी करवा रही है। तो मुझे कहना पड़ेगा कि सर्कुलर पाथ में जब आपकी बॉडी मूव करती है उसकी वेलोसिटी कभी यूनिफॉर्म नहीं होती, स्पीड यूनिफॉर्म होती है लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती।
ये तो स्टूडेंट मैंने पहला केस बताया कि जिसमें स्पीड तो कांस्टेंट हो, डायरेक्शन वेरी करे। अब केस नंबर टू ये है कि आपकी डायरेक्शन तो सेम रहे लेकिन स्पीड के अंदर वेरिएशन आ जाए। कैसे? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये आपके सामने स्ट्रेट रोड है, आपकी एक गाड़ी है, एक व्हीकल है जिसने नॉर्थ की डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल इधर से इधर जाना है। फॉर एग्जांपल दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ। रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ जाता है, एक इधर है और एक इधर है। आप नोट करें, जैसे जैसे गाड़ी आगे जाएगी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजरेगी, स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजरने के बाद गाड़ी की स्पीड के अंदर कमी आ जाएगी, फिर आप गाड़ी को एक्सेलरेट करेंगे, फिर अगले उसकी तरफ जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस में देखें, आपने डायरेक्शन को तो मेंटेन रखा है लेकिन आपकी स्पीड बार बार कम या ज्यादा हो रही है। इस सूरत में भी आपकी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी बल्कि वेरिएबल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। और आखिरी बात, अगर दोनों की दोनों ही चीजें तब्दील हो जाएं वो तो सोने पे सुहागा। इट मींस अगर आपकी बॉडी, मूव करने वाली बॉडी, अपनी डायरेक्शन को भी एंड एज वेल एज मैग्नीट्यूड, जिसको हम स्पीड भी कहते हैं, अगर मूविंग बॉडी अपनी स्पीड और डायरेक्शन को एट द सेम टाइम दोनों अपने आप को चेंज कर लें, उस सूरत में भी आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी? वेरिएबल। इसकी एग्जांपल, आप लोग स्टूडेंट्स अक्सर नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, हिली स्टेशन में जाते हैं, आपने देखा होगा वहां पर जो रोड है ना, मुकम्मल तौर पे कर्वेचर में, हर दफा आप कर्वेचर में मूव करते हैं। तो जब आप मुकम्मल तौर पे कर्वेचर में मूव करें तो आपको हर पॉइंट के ऊपर स्पीड के अंदर भी वेरिएशन मिलेगी, डायरेक्शन के अंदर भी वेरिएशन मिलेगी। तो अगर तो ये दोनों के दोनों ही तब्दील हो जाए वो तो सोने पे सुहागा वाली बात है। तो इसका मतलब है दोनों में से एक चीज तब्दील हो या दोनों के दोनों तब्दील हो, इन आइदर ऑफ द केस हम अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को वेरिएबल वेलोसिटी में कन्वर्ट करते हैं। और आखिरी बात, वेरिएबल वेलोसिटी के हवाले से नाम से पता लग रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी जिसके अंदर वेरिएशन पैदा करवाई जाए। आप लोग मैट्रिक पार्ट 1 में पढ़ के आए, हर ऐसी बॉडी जिसकी वेलोसिटी के अंदर तब्दीली आ जाए, चेंज आ जाए, वो हमेशा एक्सेलरेशन पैदा करती है। तो फिर मुझे ये कंक्लूड करना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से अगर बॉडी के अंदर वेरिएबल वेलोसिटी पैदा हो जाए, वेरिएबल वेलोसिटी पैदा करने से ऑटोमेटिकली बॉडी एक्सेलरेशन गेन किया करती है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जीरो होता है, यानी कि होता ही नहीं है, लेकिन वेरिएबल वेलोसिटी के केस में एक्सेलरेशन हमेशा एग्जिस्ट किया करता है। नंबर 3 पे डियर स्टूडेंट्स देखें, नाउ वी विल टॉक अबाउट एवरेज वेलोसिटी। ये तो बड़ी आसान डेफिनेशन है, मैंने यहां पर लिख दिया एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाने में आपकी बॉडी ने जितना भी टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करना है और टोटल डिस्प्लेसमेंट को कवर करवाने में जितना भी टोटल टाइम टेकन होगा, उन दोनों की अगर रेशियो निकाल ली जाए तो याद रखें उनकी रेशियो का हमने नाम क्या रख दिया? एवरेज वेलोसिटी। और डियर स्टूडेंट, एफएससी लेवल में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, जो मैंने 4th नंबर पे लिखा, इसके कॉन्सेप्ट को जरा डिटेल से हम डिस्कस करते हैं। ये आपको एफएससी लेवल में बार बार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो अभी शुरू के इनिशियल डेज हैं, अभी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में इंस्टेंटेनियस का वर्ड निकला है इंस्टेंट से, और इंस्टेंट का मतलब होता है टाइम का छोटा सा लम्हा, अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। इतना छोटा टाइम जो जीरो तो नहीं होता लेकिन जीरो की नेबरहुड के अंदर होता है। एक बात और स्टूडेंट्स आपके नॉलेज के लिए, कहा जाता है टाइम इज ऑलवेज रिगार्डेड एज अ प्रोग्रेसिव क्वांटिटी। ना टाइम कभी जीरो होता है ना टाइम कभी नेगेटिव होता है, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। टाइम को प्रोग्रेसिव क्वांटिटी के तौर पर रिगार्ड किया जाता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जब भी जिक्र आएगा तो आपने टाइम को टेकन इन अकाउंट लेकर आना है। अब वो क्यों लेकर आना है, कैसे लेकर आना है, वो सारी बातें भी डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होपफुली आपने मैट्रिक पार्ट 1 में पढ़ा होगा, लेकिन जहरी बात है बड़ा लेवल है, एफएससी है। आज आपको हम नई तरीके से बताएंगे कि अगर आप मैथमेटिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करवाना चाहें तो आपको कौन कौन से रूल अडॉप्ट करने पड़ेंगे, वो आपको थोड़ा सा बताते हैं। जरा बोर्ड पे स्टूडेंट्स कंसंट्रेट करें। अब आपको एक नई चीज बताते हैं। स्टूडेंट्स गौर से देखें, मैंने लिखा डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये पूरी की पूरी चीज वेलोसिटी के इक्वल है। स्टूडेंट गौर करें, मैंने इस रेशो के साथ लेफ्ट साइड पे लिखा है लिमिट,
और इसको पढ़ते हैं डेल्टा टी इज अप्रोचेस टू जीरो। अब एक नई बात स्टूडेंट जहन में रखें, जब कभी भी किसी भी फार्मूले में लिमिट ऑपरेट करवा दी जाए, लिमिट ऑपरेट करवाने का मतलब है उस क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करवाना। स्टूडेंट्स ये चीज जहन में रखें, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ले सकते हैं, वट एवर, जिस चीज का दिल करे आपका। रूल ये है, जिस चीज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करवाना चाहते हैं आप, तो आपको अलाउ ये किया गया है आप उस क्वांटिटी के फार्मूले के अंदर लिमिट ऑपरेट करवाएं। जैसे आप लिमिट ऑपरेट करवाएंगे, आप उस फिजिकल क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करवाने में कामयाब हो जाएंगे। जैसा कि इस फार्मूले में देखें, मैंने फार्मूले के अंदर ये लिमिट ऑपरेट करवाई। लिमिट हमेशा टाइम पे ऑपरेट होती है। डेल्टा टी इज अप्रोचेस टू जीरो। जैसे ही मैंने लिमिट ऑपरेट करवाई, मैंने वेलोसिटी के साथ नीचे डेजिग्नेशन में आईएनएस लिख दिया। आईएनएस का मतलब है इंस्टेंटेनियस। तो पता लगा लिमिट लगाई जाती है तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलती है, अगर लिमिट ना लगाई जाए तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को कैलकुलेट करना हमारे लिए कभी पॉसिबल नहीं होता। स्टूडेंट्स एक बात और, हमारे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ड्यू टू मिसकंसेप्शन ये समझते हैं कि डेल्टा टी इज अप्रोचेस टू जीरो का मतलब है कि हमने टाइम को जीरो कर दिया। नो, अभी अर्लियर मैंने आपको बताया टाइम कभी जीरो नहीं हो सकता, ना टाइम कभी नेगेटिव है। टाइम के जीरो, टाइम इज अप्रोचेस टू जीरो मींस टाइम हमने इतना स्मॉल कर दिया है, इतना स्मॉल जो जीरो की नेबरहुड में है। जीरो की नेबरहुड में होने का मतलब है जीरो की आसपास की वैल्यूज में। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास एक वैल्यू 0.00001, अब 0.00001 जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो की आसपास की वैल्यूज में, तो इसको जीरो की नेबरहुड की वैल्यूज बोला जाता है। तो इतने छोटे इंटरवल में आप जो भी वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे, आपने उसका नाम क्या रखा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और लेक्चर की आखिरी बात, और खास तौर पे एफएससी लेवल में आपने बात सीखनी है स्टूडेंट्स, इस ग्राफ को जरा गौर से देखें। आज आपको बताएंगे ग्राफिकली और मैथमेटिकली आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट कैसे करना है। दिस इज द मेन टास्क। स्टूडेंट्स इस चीज को बताने से पहले एक चीज और आपको बताता चलूं, जो ज्यादातर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को इसका नहीं पता होता। आप होपफुली मैट्रिक पार्ट 2 में मैथमेटिक्स में स्लोप का कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं रिपीट करूंगा। याद रखिएगा बेटा, स्लोप हमेशा नॉन वर्टिकल लाइन की निकाली जाती है। नाउ व्हाट डज इट मीन, थोड़ा सा इसका व्यू ले लेते हैं। स्टूडेंट्स देखिए गौर से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर मैं ये लाइन लेता हूं आपके सामने ऐसे, आप देख सकते हैं ये लाइन जो है दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है उसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। और याद रखें, वर्टिकल लाइन का स्लोप कभी कैलकुलेटेबल नहीं होता, वो अनडिफाइंड होता है। तो पता लगा, इसके अलावा अगर आप लाइन को ऐसे ले लें, ऐसे ले लें, ऐसे ले लें, ये नॉन वर्टिकल लाइन है। तो मैथ और फिजिक्स के रूल के मुताबिक स्लोप हमेशा नॉन वर्टिकल लाइन की ही कैलकुलेटेबल होती है। अब बेटा ये मैंने बात क्यों बताई आपको, मैं आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करने में स्लोप का कांसेप्ट देना चाह रहा हूं। आपने इस फिगर को कंसंट्रेट करना है। स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, ये रेड कलर में मैंने आपके सामने कर्वेचर बनाया। ओके, मुझे एक पर्सन कहता है कि सर आप इस पॉइंट ए के ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताएं, ग्राफिकली और मैथमेटिकली। ओके, अब उसका रूल हमें फिजिक्स में यह बताया गया है, आप जिस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको कहा जाएगा कि एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वहां पर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दें। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक कलर में यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया आपके सामने। और आपको पता है बेटा स्टूडेंट्स कि जब कभी भी स्लोप कैलकुलेट करनी हो तो जो लाइन आप ड्रॉ करते हैं उसका वाई पोर्शन और एक्स पोर्शन आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट गौर से देखें, ये ब्लैक लाइन, दिस इज द टेंजेंट लाइन, ये इसका वाई पोर्शन है और ये इसका एक्स पोर्शन है। वाई पोर्शन को जब भी एक्स पोर्शन से डिवाइड किया जाए तो हमें स्लोप मिला करती है। तो हमारी बुक के मुताबिक आपने पॉइंट ए पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आप जब इसकी स्लोप कैलकुलेट करोगे, स्लोप कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो भी आंसर आएगा वो असल में वेलोसिटी की कौन सी वैल्यू होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो पता लगा
मुझे टेंजेंट लाइन और उसकी स्लोप अगर निकालने आती हो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट करना हमारे लिए पॉसिबल, हमारे लिए मुकम्मल तौर पे मुमकिन होता है। और बस बेटा स्टूडेंट्स, हम लेक्चर को ख़त्म कर रहे हैं। सिर्फ आखिरी बात, एक और मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स के जहन में। टेंजेंट लाइन का जिक्र करते हुए मेरे जहन में एक चीज़ आई, मैंने कहा आप लोगों से शेयर की जाए। हम लोग समझते हैं कि टेंजेंट लाइन इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द सर्कुलर पाथ। स्टूडेंट्स, आज के बाद अपने नॉलेज को मॉडिफाई करें, ऐसा नहीं है। आप टेंजेंट लाइन को दुनिया के किसी भी कर्व पाथ या कर्वेचर के ऊपर एप्लीकेबल बना सकते हैं। आप एफएससी लेवल में सर्कल के अलावा बेशुमार कर्व पढ़ेंगे, मैं आपके सामने 3-4 कर्व बना देता हूं, जरा देखिएगा। सर्कल, इसको कहते हैं पैराबोला, इसको कहते हैं हाइपरबोला, और इसको बोलते हैं इलिप्स, या दुनिया का कोई भी टेढ़ा मेढ़ा कर्व है। यानी आज अपने नॉलेज को आप मॉडिफाई ऐसे करेंगे कि टेंजेंट लाइन सिर्फ सर्कल पे एप्लीकेबल नहीं है। आपके पास दुनिया का कोई भी कर्व पाथ है या कोई भी कर्वेचर है, आप अपने विश के मुताबिक किसी भी कर्व पाथ या किसी भी कर्वेचर के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और रूल याद रखें, टेंजेंट लाइन किसी भी कर्व पाथ के ऊपर किसी भी सिंगल पॉइंट पे जब टच करता है, उस सिंगल पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और याद रखिएगा, ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, इसके बारे में कहा जाता है आप इस पॉइंट के ऊपर एक से ज्यादा टेंजेंट कभी ड्रॉ नहीं कर सकते। तभी मैथ और फिजिक्स के रूल के मुताबिक कॉन्सेप्ट बोल दिया जाता है, अ टेंजेंट लाइन इज ऑलवेज यूनिक एट द सिंगल पॉइंट। इट मींस आप एक पॉइंट के ऊपर एक से ज्यादा टेंजेंट कभी ड्रॉ नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।